इस लेसन में हम करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईच पोइम के। तो जिन बच्चों ने अभी बहुत कम तैयारी की है और जो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चंस और मेन पॉइंट सिलेक्ट किए हैं हर पोइम से। आइए अपन इनको स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑल द 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन्स लाइफ। तो ये हमारी फर्स्ट पोइम है, 7 स्टेजेस ऑफ मैन, शेक्सपियर की लिखी हुई। तो उसके मेन पॉइंट्स अपने देख लेते हैं, जो आपको हर हालत में लिख के ही आने हैं। इस पॉइंट से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको लिखने ही लिखने हैं। ओके, लेट्स सी द आंसर। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन्स लाइफ ही इज़ एन इन्फेंट। तो ये आपको सारी स्टेजेस तो पता होनी ही चाहिए इस पॉइंट से रिलेटेड। तो पहली स्टेज कौन सी बताई है? इन्फेंट की, शिशु। इन द सेकंड स्टेज ही इज़ ए स्कूल बॉय, दूसरी स्टेज है स्कूल बॉय की। इन द थर्ड स्टेज ही एक्ट्स एज ए लवर, तीसरी स्टेज है लवर की। इन द फोर्थ स्टेज ही इज़ ए सोल्जर, चौथी स्टेज में वो सोल्जर बनता है। इन द फिफ्थ स्टेज ही एक्ट्स एज ए जज, फिफ्थ में जज बनता है। सिक्स्थ में बनता है ही बिकम्स ए थिन कॉमिक फिगर, पतला हो जाता है, बीमार हो जाता है। इन द सेवन्थ स्टेज ही बिकम्स ए चाइल्ड अगेन। और जो सातवीं स्टेज है, जो सबसे ज़्यादा पैथेटिक है, करुणा उत्पन्न करने वाली है, वो है बुढ़ापे की, जिसमें वो दोबारा से बच्चा बन जाता है। तो इस 7 स्टेजेस वाली पोइम में से अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन आए, क्रिटिकल एप्रिशिएशन आए, छोटा क्वेश्चन आए, ये आप ज़रूर लिखोगे। अगर कुछ और नहीं आ रहा है तो, अगर आपने मान लीजिए याद नहीं किया बाई चांस समय के अभाव के कारण या किसी और भी रीज़न के कारण, तो ये आप ज़रूर लिख के आइए। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, आपको छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होंगी। पहली स्टेज है इन्फेंट की, सेकंड है स्कूल बॉय, तीसरा है लवर, चौथा है सोल्जर, पांचवा है जज, छठा है थिन कॉमिक फिगर, और सातवां है बिकम्स ए चाइल्ड अगेन। इसमें वो लास्ट लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सेंस टीथ, सेंस टेथ, सेंस आईज, सेंस एवरीथिंग। तो वो याद रखना आपको। ओके, इसी पोइम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड इज स्टेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम। कि ये जो शुरुआती लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पोइम की, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, और हम सभी इसके किरदार हैं। तो ये आपको याद रखना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया किस तरह से वर्ल्ड एक स्टेज है। तो उसी फर्स्ट पैरा में ही ये बताया गया कि किस तरह से वर्ल्ड एक स्टेज है और किस तरह से हम इसके पात्र हैं। तो ये अपने पढ़ते हैं, द वर्ल्ड इज स्टेज वेयर मैन एंड वुमन सिंपली कम एंड प्ले द रोल्स फिक्स्ड फॉर देम। तो वर्ल्ड एक स्टेज है जहाँ आदमी और औरत सिंपली आते हैं और उनके लिए जो रोल फिक्स किया गया है उसको प्ले करते हैं। जस्ट एज एक्टर्स इन द ड्रामा एंटर एंड लीव द स्टेज, जैसे एक्टर्स ड्रामा के अंदर एंटर करते हैं और लीव करते हैं स्टेज को आफ्टर देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद। इन द सेम वे मैन आर बोर्न एंड डाई, उसी तरीके से आदमी मरते हैं और जीते हैं। प्लेइंग डिफरेंट रोल्स ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के रोल निभाते हैं। तो ये आपको लर्न कर लेना है, ये पूरी की पूरी लाइन, मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो, कभी गलत नहीं होता है लिखना। तो खाली छोड़ने से बेटर है आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम द 7 एजेस। तो इस पोइम का स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। द पोइम हैज़ 28 लाइन्स, याद रखना आपको 28 लाइन्स की है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। ब्लैंक वर्स मैंने आपको समझाया हुआ है, ब्लैंक वर्स के अंदर लास्ट में लाइन्स राइम नहीं करती हैं, उनकी साउंड मैच नहीं करती हैं, लेकिन लाइन्स की लंबाई फिक्स होती है। हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं, 5 फीट होते हैं, और वो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। आयाम्बिक का मतलब जो 10 सिलेबल्स हैं उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर दूसरा स्ट्रेस्ड। ये पैटर्न होता है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह के 5 जोड़े होते हैं, तो इसलिए इनको 5 फीट कहते हैं। ब्लैंक वर्स हैज़ नो राइम स्कीम बट इट हैज़ ए फिक्स नंबर ऑफ सिलेबल। ये वही बात है जो मैंने बता दी है। तो आप ब्लैंक वर्स को आगे थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हो अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो। द पोइम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय जेकस। और ये जो पोइम है ये एक स्पीच है एज यू लाइक इट प्ले में, जो जेकस बोलता है। तो जेकस एक फिलोसोफर होता है, उसका लाइफ के प्रति नज़रिया जो मेलंकलिक होता है, तो वो ऐसी ही बात करता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बस ये 7 स्टेजेस हैं, आदमी आता है और चला जाता है अलग अलग रोल निभा करके। इट इज़ फुल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन। ये हर पोइम में आप लिख सकते हो लाइन कि हर पोइम में लगभग ये चीज़ें होती हैं, सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, ये आप लिखा जा सकता है अगर और कुछ नहीं आता है तो उस पोइम से रिलेटेड आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम वन डे आई रोट हर नेम। तो ये हमारी सेकंड पोइम है, वन डे आई रोट हर नेम, ये स्पेंसर ने लिखी है। तो हर पोइम का राइटर तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, और नहीं तो राइटर तो आप पहली बार जरूर लिखोगे, एक्सप्लेनेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो। द पोइम इज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, पहली लाइन यही है। द पोइम इज ए सोनेट, ये पोइम सोनेट है, 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं। इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम स्पेंसर्स वॉल्यूम एमोरेटी। और ये जो पोइम है स्पेंसर की एक वॉल्यूम है, कविताओं का एक संग्रह है एमोरेटी, उसमें से एक पोइम ये भी है, तो वहाँ से ली गई है। द थीम ऑफ द पोइम इज़ द पावर ऑफ पोइट्री। तो इस पोइम की जो थीम है वो है जो पोइट्री की पावर है, वो थीम है, यानी कविता की शक्ति, शायरी की शक्ति क्या होती है, वो इसकी थीम है। इट इज़ अबाउट द लव एंड इमोर्टलिटी, ये प्यार और अमरता के बारे में है। इट इज़ अबाउट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड इमोर्टलिटी,
और साथ ही साथ समय और इमोर्टलिटी का जो रिलेशन है उसके बारे में भी है। इतना बहुत है, अब आपको ये थीम पता होनी चाहिए, हर एक्सप्लेनेशन में, हर क्वेश्चन में ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। स्ट्रक्चर क्या है पोएम का? सोनेट है। सबसे पहली बात तो सोनेट 14 लाइन्स की होती हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आप लिख सकते हो द पोएम इज सोनेट, इट इज स्पेंसेरियन सोनेट। अब सोनेट जो है वो कई प्रकार की हैं, शेक्सपियरियन सोनेट है जिस तरह की शेक्सपियर लिखा करता था, मिल्टोनिक सोनेट होती है जिस तरह की मिल्टन लिखा करता था, ये स्पेंसेरियन सोनेट है, इस तरह की सोनेट स्पेंसर ने लिखी है। पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट एक जैसी होती हैं। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, तो स्पेंसर की सोनेट है ये 2 पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट इज ऑक्टेव एंड द सेकंड इज ए सेस्टेट। तो पहला पार्ट ऑक्टेव है यानी 8 लाइन्स का होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्टेव रखा गया है। दूसरा पार्ट 6 लाइनों का बचता है, इसलिए उसको हम सेस्टेट कह देते हैं। तो 2 पार्ट्स की ये सोनेट है। शेक्सपियर की जो सोनेट्स होती हैं वो 4 पार्ट में होती हैं, ये 2 पार्ट्स की हैं। फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट 8 लाइन एंड द सेकंड पार्ट कंसिस्ट 6 लाइन। ये वही बात आ गई। द फर्स्ट पार्ट पोजेज ए प्रॉब्लम ए क्वेश्चन। जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑक्टेव वाला, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सामने रखी जाती है, कोई क्वेश्चन रखा जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है सेस्टेट, उसमें उसका रेजोल्यूशन होता है, उसमें उसको सोल्व करने का प्रयास किया जाता है। एंड द सेकंड पार्ट प्रेजेंट्स द आंसर, द सॉल्यूशन। द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ए बी बी सी बी सी। ये आपको याद रख लेना है। इस पोइम की जो राइम स्कीम है ए बी बी सी है, और जो सेकंड पार्ट है उसकी राइम स्कीम है सी डी ई ई। ओके, तो ये आपके लिए इजी सा वर्जन मैंने तैयार किया है। कम से कम इतना ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है, लगभग मिडिल क्लास के लेवल का मैंने ये बनाया है। उन बच्चों के लिए बनाया है जो पढ़ नहीं पाए हैं, जिनके पास टाइम कम है, अभी अभी जो जागे हैं बेचारे। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। अगली पोइम जो हमारी आती है डॉक्टर फॉस्टस की। डॉक्टर फॉस्टस एक प्ले है, उसमें एक गाना है हेलन के ऊपर जिसका नाम ये है द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। तो यही पोइम हमारे सिलेबस में है, तो इसमें देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। दिस पोइम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले डॉक्टर फॉस्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टस ए प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, डॉक्टर फॉस्टस याद रखना है, क्रिस्टोफर मार्लोव याद रखना है, राइटर है इसका, डॉक्टर फॉस्टस प्ले है, उस प्ले में से ये पोइम हमने ली हुई है। इन दिस पोइम द पोइट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ हेलन। तो ये जो पोइम है इसमें जो डॉक्टर फॉस्टस एक किरदार होता है उसके सामने हेलन आ जाती है, और हेलन को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। द ब्यूटी ऑफ हेलन एंथ्रोल्स एंड एनचेंट्स डॉक्टर फॉस्टस। तो हेलन की ब्यूटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी सुंदर होती है कि उसकी ब्यूटी उसको एंथ्रोल आनंद प्रदान करती है और इंचेंट कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। सो मच, इतना दैट ही वॉन्ट्स टू मेक हेलन हिज पैरामोर, कि वो हेलन को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, पैरामोर यानी प्रेमिका बनाना चाहता है। ही इज़ कैप्चर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हेलन। वो हेलन की ब्यूटी से अपने आप को कैप्चर्ड फील करता है, यानी बस वो कैद हो जाता है उसकी ब्यूटी में। ही डिमांड्स ए किस फ्रॉम हर एंड फॉर हर किस वुड इमोर्टलाइज हिज सोल। तो अब उस देखो वो इतना खो जाता है, वो लगता है कि उसने अगर हेलन को किस कर दिया तो वो अमर हो जाएगा, उसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस हेलन की किस चाहिए और इससे वो उसको स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। आदमी पागल हो जाता है ना कई बार प्यार के अंदर, वो वैसा सा हाल होता है उसका। ही प्रेजेज हर एंड ही इज़ रेडी टू परफॉर्म ऑल द इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर सेक। तो अगर आप पोइम पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं, वो कहता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूँ। तो हमें क्योंकि ईजी वर्जन तैयार किया तो हमने वो ज़्यादा कुछ उसको मेंशन नहीं करना है, हम ये लिख देते हैं कि उसकी प्रेज करता है और वो उसके लिए सारे इम्पॉसिबल टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें मतलब कितनी लाइनें हैं, उन लाइनों में कौन सा फुट यूज़ किया गया है, ये सारी बातें हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं। द पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्ले डॉक्टर फॉस्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। ये लाइन आप हर जो भी पोइम आती है उसका राइटर आप जरूर लिखोगे और उसका सोर्स जरूर लिखोगे, ये पोइम कहाँ से ली गई है। जैसे डॉक्टर फॉस्टस से ली गई है। द पोइम इज इन ब्लैंक वर्स। ये पोइम भी ब्लैंक वर्स में है जैसे वो पहले वाली थी 7 एजेस। एंड इट हैज़ नो राइम स्कीम बट हैज़ 10 सिलेबल इन ईच लाइन। और इसमें राइम स्कीम नहीं है क्योंकि ब्लैंक वर्स में राइम होती नहीं है। ब्लैंक वर्स में सिर्फ लाइनों की लंबाई निश्चित होती है, तो इसके अंदर हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं, ये हम पहले पढ़ाए हैं, बता भी दिया आपको। दे आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आयम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, ये जोड़ा होता है। ऐसे 5 जोड़े होते हैं, यूएस के 5 जोड़े होंगे, जिसमें पहले अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, याद रख लेना आपको। इन विच अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, इट हैज़ 20 लाइन्स। इस पोइम में 20 लाइन्स है, याद रख लेना आप। नेक्स्ट एक और सोनेट है हमारी जो है ऑन हीज ब्लाइंडनेस, मिल्टन की लिखी हुई है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम, हम इसकी थीम हमें याद होनी चाहिए, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि पोइम किस बारे में है। तो इस पोइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा आ जाए तो आप कम से कम थीम जरूर लिखिए, उसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो। तो द पोइम इज सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो सबसे पहली बात तो हमें ये होना चाहिए पता कि ये पोइम जो है सोनेट है, यानी 14 लाइन की है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम्स रिटन इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में लिखी हुई ये बहुत सारी महानतम कविताओं में से एक है। ये बात आप लगभग हर पोइम में लिख सकते हो क्योंकि लिटरेचर में हम जो भी पोइम पढ़ते हैं सिलेबस में वो सारी ग्रेटेस्ट ही होती हैं। इट इज़ अबाउट द पोइट हिमसेल्फ। पोइट इसमें खुद के बारे में बात कर रहा है। द पोइट इज़ लैमेंटिंग। पोइट विलाप कर रहा है, दुख मना रहा है, किस पर? ऑन इज ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो अंधा हो गया है।
ही कैन नॉट राइट पोइट्री सिंस ही इज ब्लाइंड। अब क्योंकि वो अंधा हो गया तो अब वो पोइट्री कैसे लिखेगा, उसको ये दुख है। क्यों 40-42 साल की उम्र में मिल्टन अंधा हो जाता है तो अब उसको लगता है कि मेरा तो टैलेंट व्यर्थ हो गया, अब मेरे को भगवान ने जो लिखने का टैलेंट दिया था मैं उसका यूज़ कैसे करूँगा, मैं तो अंधा हो गया, मुझे भगवान के लिए बहुत कुछ लिखना था, क्योंकि वो एक बड़ा ही डिवोटेड क्रिश्चियन था। ही फियर्स दैट गॉड विल रिव्यू हिम फॉर वेस्टिंग द टैलेंट गिवन टू हिम। तो उसको ये लगता है कि गॉड उसको रिव्यू करेगा, यानी गॉड उसको सजा देगा या गॉड उससे गुस्सा होगा, क्योंकि उसने जो गॉड ने जो टैलेंट दिया था उसको वेस्ट कर दिया, अंधा होकर के, अंधा हो गया वो तो। बट सून मिल्टन रियलाइजेज दैट दिस इज ए फुलिश क्वेश्चन। तो ये पोइम भी दो पार्ट में, ऑक्टेव और सेस्टेट में। तो ऑक्टेव में तो वो यही सोचता है कि मैं अंधा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मैं भगवान के टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बात ऑक्टेव में आती है। और सेस्टेट के अंदर फिर वो अपने आप को समझाता है कि नहीं भाई, ये तो बड़ा ही फुलिश क्वेश्चन है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, भगवान इतने क्रोधी थोड़ी हैं, इतने क्रूर नहीं है। गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट हिज गिफ्ट्स बैक। भगवान कभी भी अपने गिफ्ट्स को वापस पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं। वो अगर किसी को टैलेंट देते हैं तो जरूरी नहीं है कि भगवान ये चाहें कि इस टैलेंट का यूज़ वो मेरे लिए करे। इट डज नॉट वॉन्ट अस आएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं आएगा, अस टू डू समथिंग फॉर हिम। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि हम उसके लिए कुछ करें, क्योंकि भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हमारे पे आश्रित नहीं है, वो हमें कोई गिफ्ट देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए कुछ करें। ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स टू सर्व हिम डे एंड नाइट। उसकी सेवा में तो हज़ारों एंजल्स, हज़ारों देवदूत लगे होते हैं जो उसकी दिन और रात की सेवा करते हैं। ही ओनली वॉन्ट्स अस टू हैव अनक्वेश्चनिंग फेथ इन हिज विजडम। तो मिल्टन के हिसाब से भगवान क्या चाहता है, भगवान चाहता है कि हम उस पर अनक्वेश्चनिंग फेथ रखें, हम उस पर ऐसा विश्वास रखें जिस पर कोई क्वेश्चन ना कर पाए, उसकी विजडम में, भगवान की विजडम में। गॉड इज़ लाइक ए किंग। भगवान तो एक किंग के, उस किंग के समान है। ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स टू सर्व हिम, दोज पीपल हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑल्सो सर्व गॉड। तो भगवान तो एक राजा के समान है जिसके पास नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है। हमें इस बात से कभी नहीं दुखी होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया किसी वजह से। और आगे एक बड़ी बात कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पोइम का एक थीम का हिस्सा, कि वो लोग भी सेवा करते हैं जो सिर्फ स्टैंड एंड वेट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही लोग उन्हीं लोगों की अकाउंट होते हैं जो कुछ कर गए भगवान के लिए, ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी न किसी इनकैपेबिलिटी की वजह से भगवान की सेवा नहीं कर पाए, तो वो भी एक तरह से सेवा ही करते हैं भगवान की, भगवान के सामने बस खड़े होकर के। तो ये लाइन बड़ी याद रखनी है आपको, दोज पीपल वो ओनली स्टैंड एंड वेट ऑल्सो सर्व गॉड। कि वो लोग जो सिर्फ खड़े होते हैं और वेट करते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं। बस हमें क्या चाहिए, ये चीज़, अनक्वेश्चनिंग फेथ। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फेथ इन गॉड्स विजडम एंड एक्शन। ये फिर से आगे वही बात कि जो कुछ चाहिए वो ये है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना है। तो बड़ी अच्छी पोइम है, रिलीजियस पोइम है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस पोइम का क्या है। द पोइम इज सोनेट ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट है तो 14 लाइन्स की होगी। ये पेट्रार्कन सोनेट है, इसको आप मिल्टोनिक सोनेट भी बोल सकते हो। पेट्रार्कन सोनेट वो होती है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज ऑक्टेव एंड द सेकंड पार्ट इज सेस्टेट। राइम स्कीम इज ABBA CDE। ये आपको याद रख लेना है। दिस टाइप ऑफ सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट। इन फर्स्ट पार्ट ए क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड एंड इन द सेकंड पार्ट रेजोल्यूशन इज प्रेजेंटेड। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन पोज किया जाता है, एक प्रॉब्लम पोज की जाती है, सेकंड पार्ट में उसका सोल्यूशन दे दिया जाता है। जैसे इस पोइम में प्रॉब्लम ये थी कि वो अंधा हो गया, अब वो भगवान की सेवा कैसे करेगा, उसने भगवान का दिया हुआ टैलेंट व्यर्थ हो गया है, अब उसको वो अपने जीवन में इस टैलेंट का उपयोग कैसे करेगा और पोइट्री कैसे लिखेगा, भगवान तो नाराज़ हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में सोल्यूशन ये है कि भगवान चाहते ही नहीं ऐसा कुछ, भगवान जो गिफ्ट देते हैं वो उनको वापस नहीं चाहिए होता है, भगवान को कोई कमी नहीं है, उसकी सेवा में तो हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, भगवान पे विश्वास रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मिल जाएगा आपको, उसमें हम